उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमने एग्रीकल्चर मार्केटिंग शुरू किया था, कृषि विपणन शुरू किया था। हमने जाना था कि कृषि विपणन क्या है, उसके दोष क्या हैं, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। उसके अंतर्गत हमने एक और चीज जानी थी, विनियमित मंडी क्या होती है, जिसमें हमने एपीएमसी के बारे में पढ़ा था, उसके दोष पढ़े थे, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और उसी सीरीज को आज हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जैसे पहले ही आपको बता रखा है कि इतना ज्यादा कोई लॉजिकली या मैथमेटिकली जैसा टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, सिर्फ समझना है, बेसिक चीजें हैं और कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो कल पिछली लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, हमने जाना था कि जो एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, कृषि उत्पाद विपणन समिति, इसके दोष हमने जाने थे। आज हम जानते हैं उसमें सुधार क्या किया जा सकता है, यानी उसके सुधार से संबंधित चीजें हम जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2003 में एपीएमसी में सुधार के लिए एक मॉडल लाया गया, ठीक है, जिसे एपीएमसी मॉडल बोला गया। इसकी कुछ विशेषताएं थी। क्या विशेषता थी? पहला कि एपीएमसी में बहु लाइसेंस के स्थान पर एकल लाइसेंस प्रणाली को शुरू किया जाए। हमने जाना था कि बहु लाइसेंस प्रणाली के कारण जो अड़तिया होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको बहुत सारे लाइसेंस, यानी स्थान आधारित एक लाइसेंस होता है और एक होता है विभिन्न उत्पाद संबंधित जो लाइसेंस होते हैं। नहीं, अगर खाद्यान्न खरीदना है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए, और अगर साग सब्जी फल इत्यादि के लिए है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस चाहिए, है ना। तो उन लाइसेंस को बनवाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, बहुत पैसा लगता है और लाइसेंस की अवधि भी बहुत ज्यादा नहीं होती, 1 साल की होती है। हर साल उसे रिन्यू करवाना पड़ता है, हर साल उतना खर्च लगता है। तो जो बहुत लाइसेंस प्रणाली है उसमें उनका खर्च बहुत होता है, जिसके कारण वो पैसा कहां से वसूलेंगे? फिर वो किसान से वसूलते हैं। तो जो बहु लाइसेंस प्रणाली है, हमें इसको खत्म करना चाहिए। ये एपीएमसी जो मॉडल लाया गया था, एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 में जो लाया गया था, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला क्या है? एपीएमसी में बहु लाइसेंस के स्थान पर एकल लाइसेंस प्रणाली को लागू करना या शुरू करना। दूसरा इसकी विशेषता है कि एपीएमसी में बहुशुल्क के स्थान पर एकल शुल्क प्रणाली को लागू किया जाए। हमने देखा जब किसान जाता है अपना अनाज लेके तो उसको बहुत सारे शुल्क देना पड़ता है, ढुआई शुल्क, तौलाई शुल्क, इतने सारे शुल्क। हमने जैसे आपको कल बताया भी था कि 20 से 25% तो उसका शुल्क में ही चला जाता है। 100 में से यानी 20-25 रुपए उसके शुल्क में चले जाते हैं। तो ये कहा गया कि क्यों ना एक बार शुल्क का निर्धारण कर दिया, यानी किसान उतरे और बोल दिया जाए कि एक स्लिप बना दिया कि भाई इतना लगेगा। अब वो कुछ भी कराओ, उससे कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस एक मुश्त शुल्क ले लो तुम। ठीक है, तो एक शुल्क निर्धारित कर दिया जाए, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके उससे लूट रहे हो सब लोग। तो यही कहा गया है कि बहुशुल्क के स्थान पर एकल शुल्क प्रणाली को लागू किया जाए। और जो तीसरा है वो क्या है कि एपीएमसी में प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दी जाए। हम जानते हैं कि किसान एपीएमसी के तहत, एपीएमसी का नियम है कि किसान प्रत्यक्ष विपणन नहीं कर सकते, किसी और से व्यापार नहीं कर सकते, यानी कहीं और नहीं बेच सकते। वो पहले एपीएमसी में ही बेचेंगे, एपीएमसी में ही बेचेंगे। और इसकी डिफिनेशन में भी हमने जाना था, जहां कृषक अपना पहला उत्पाद एपीएमसी में बेचता, यही हमने जाना था। तो इसमें यह भी सुधार किया जाए कि किसान एपीएमसी के इतर, ठीक है, प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दी जाए एपीएमसी में। और दूसरा क्या है, एपीएमसी द्वारा संविदा कृषि को भी प्रोत्साहित किया जाए। हम जानते हैं कि एपीएमसी नियम है कि ना तो प्रत्यक्ष विपणन कर सकता है किसान और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है कि जब किसान किसी कंपनी के साथ ही समझौता कर लेता है कि भाई मैं ये फसल उगा रहा हूं, और कंपनी बोलती है कि कंपनी खुद बोलती है कि तुम ये चीज उगाओ, और पहले से निर्धारित कर लेती है कि अगर तुम आलू उगा रहे हो तो आलू का मूल्य उगने के बाद क्या होगा बाजार में, या एमएसपी में क्या होगा, मुझसे मतलब नहीं, तुम अपना रेट बताओ और मैं भी तुम्हें अपना रेट बताता हूं। और उस वक्त जब आलू उत्पादित हो जाएगा, यानी उपज तैयार हो जाती है, उस वक्त कंपनी को वही रेट देना होगा जो बुआई से पहले तय हुआ था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, बुआई से पहले रेट तय हो जाता है। तो बाजार में अगर आलू का रेट कम है तो कंपनी को पूछ के जिसके साथ समझौता हुआ है उसको उतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर बाजार में रेट ज्यादा है तो किसान ये नहीं कह सकता कि भाई देखो बाजार में बहुत ज्यादा रेट है, तुम मुझसे कम, मुझे कम दे रहे हो। किसान को भी उतना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी को भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन इसके फायदे भी तो है ना, किसान को ढुलाई नहीं करनी पड़ती, किसान को मशीनों की टेंशन नहीं होती, है ना। जो बिचौलिए हैं, बीच में मध्यस्थ हैं, उनकी भी भूमिका समाप्त हो जा रही है, किसान को रखरखाव की भी टेंशन नहीं है। तो कितनी सारी चीजों से बच रहा होता है। तो जो कि एपीएमसी जिसकी अनुमति दे ही नहीं रहा होता है, तो इससे भी किसानों को नुकसान होता था। तो यही कहा गया, इसकी जो चौथी विशेषता थी यही था कि एपीएमसी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ये इस मॉडल में सुधार थे। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वही था जो एपीएमसी मॉडल लाया गया, एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 लाया गया। उसका उद्देश्य क्या था? कृषि विपणन को कुशल बनाना, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको अच्छा बनाना। हम जानते हैं कि कुशल कृषि विपणन की क्या विशेषताएं, हमने आपको बताई थी पिछली क्लासेस में, हमने उसकी 5 मुख्य विशेषताएं बताई थी, है ना। तो कृषि विपणन को कुशल बनाना पहला इसका उद्देश्य था। एपीएमसी में किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त हो। दूसरी विशेषता, भाई किसान को अगर लग रहा है कि मैं कहीं प्रत्यक्ष विपणन करके अच्छी कीमत कमा सकता हूं तो वो डायरेक्ट वहां बेच ले। अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अच्छी ठीक लग रहा है उसको, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ले। ठीक है, तो यही है कि किसान को उसके मूल्य का, उसके उत्पाद का उचित मूल्य देना। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, फूड प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देना और कृषि निर्यात को भी बढ़ावा देना। चौथा, कृषि विपणन में आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास करना। अगर जो कृषि है उसमें आधारभूत संरचना का विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये क्या था, एपीएमसी में सुधार की
जो उद्देश्य है कि एपीएमसी में सुधार के उद्देश्य क्या है और एपीएमसी से संबंधित जो एक्ट लाया गया था 2003 में, एपीएमसी मॉडल एक्ट, उसकी कुछ विशेषताएं हमने। अब ऐसा भी नहीं है कि 2003 में जो एपीएमसी मॉडल एक्ट लाया गया था उसमें कुछ चुनौतियां नहीं है, उसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसा अनुबंध कृषि का शुल्क भी एपीएमसी में ही चुकाना होगा, ये इसकी पहली चुनौती है। दूसरा क्या है कि कृषि विपणन में राज्य की नियामक संस्थाओं द्वारा विनियमित, हम जानते हैं कि कृषि राज्य का विषय है और ये राज्य या राज्य द्वारा जो विनियमित संस्थाएं हैं उसके द्वारा विनियमित होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या, बहुत सारे राज्य जो ऐसे हैं जो ये जो मॉडल है इसको लागू नहीं करे, यानी सभी राज्य इस कानून को लागू करने में उत्सुक नहीं रहे। केवल लगभग 20 से 22 राज्य ऐसे हैं जो लागू कर पाए, बाकी राज्य इसको लागू नहीं करने की इच्छुक थे या उत्सुक नहीं दिखे। किसको? एपीएमसी मॉडल एक्ट 2003 को। तो इसकी कुछ चुनौतियां थी, जिसके कारण वर्ष 2016 में सरकार को तय करना पड़ा कि 2022 तक किसानों की जो आय है उसको दुगना करने के लिए उन्होंने सोचा कि चलो एक समिति का गठन करते हैं। तो उन्होंने अशोक दलवई समिति का गठन किया। कब? वर्ष 2016 में। और अशोक दलवई समिति ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए कुछ सुझाव दिए, जिसके तहत उन्होंने क्या दिया? एपीएलएम एक्ट दिया, ठीक है। एपीएलएम एक्ट का सुझाव दिया जो 2017 में लाया गया। तो एपीएलएम एक्ट 2017, एपीएलएम का मतलब था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017, जिस कानून को संपूर्ण भारत में लागू करने का सुझाव दिया। और इसकी विशेषताएं क्या थी? वही जो एपीएमसी मॉडल एक्ट था 2003 में जो विशेषताएं थी उसको लागू करना, यानी एपीएमसी मॉडल एक्ट जो 2003 है, ये कहा गया अशोक दलवई समिति में कि उसको लागू किया जाए, क्योंकि उसकी आपने विशेषताएं अभी समझी, ठीक है। दूसरा, जो बहु लाइसेंस प्रणाली के स्थान पर एक लाइसेंस प्रणाली, वही वाली बात, सारी वही बातें हैं जो एपीएमसी एक्ट 2003 में लाया गया था, वही बातों को कहा गया है, ठीक है। यानी कृषकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलना चाहिए। अब जब वो एक्ट लागू हो जाएगा तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एपीएमसी में बहु कृषि उत्पाद के विपणन के साथ साथ पशु उत्पाद विपणन को भी बढ़ावा देना। कृषि विपणन में जो कृषि उत्पाद विपणन है उसमें उसके साथ साथ पशु उत्पाद विपणन को भी क्या करना? बढ़ावा देना। गाय भैंस इनकी जो बिक्री है ना उसको भी बढ़ावा देना। हम देखते हैं पशु मार्केट जो होती है ना, वो कह रहा कि इसमें उसको भी ऐड किया जाए, ताकि किसानों का काम ही नहीं होता यार, खेती किसानी ये सब चीजें, तो ताकि उनको बार बार हर जगह अलग अलग ना जाना पड़े। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर सब कुछ सुलभ हो। जैसे आप सुपर बाजार जानते हैं, वहाँ हर चीज सुलभ होती है, अलग अलग कहीं कुछ नहीं ढूंढना पड़ता, सारी चीजें वही होती है। तो वही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं अशोक दलवई समिति में, यही कहने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, जो एपीएलएम एक्ट जो 2017 में लाया गया था उसमें एक और सबसे अच्छा सुझाव जो ये दिया गया था कि जो गैर विनियमित मंडी है उनको विनियमित मंडी में बदलना, क्योंकि गैर विनियमित मंडी जो होती है वो मनमाने तरीके से वसूली करती है। मनमाने तरीके से अगर किसान को, मतलब वो होता है ना कि मजबूरी में एकदम अगर कोई फंस गया तो फिर उससे बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं वो। तो वो जो गैर विनियमित मंडी है, और किसान क्यों फंस जाते हैं गैर विनियमित मंडी में? क्योंकि उनकी बहुत नजदीक होती है किसानों के। जो विनियमित मंडी होती है, जो एपीएमसी होते हैं, वो तो फिर भी दूर होते हैं। और ये जो होता है ना कि वही कहानी है कि जो दूध होता है ना वो गली गली बिकता है, और जो शराब का ठेका होता है ना वो एक जगह बिकता है ना। इसकी बहुत तेज होती है जो गैर विनियमित मंडी है, ये बहुत पास होते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो गैर विनियमित मंडी है उनको विनियमित मंडी में बदलिए, ठीक है। तो ये एक एपीएलएम एक्ट में एक और ये जो सुझाव हमने बताया वो है, ठीक है। तो और विभिन्न राज्यों में इस मंडी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान में इसको अपनी मंडी के नाम से जाना जाता है, जो मंडी है उसको अपनी मंडी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको रायथू के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में उझावर के नाम से, और महाराष्ट्र में इसको हड़पसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देश भर में सभी एपीएमसी को ई प्लेटफॉर्म से जोड़ने का फिर सुझाव दिया गया कि भाई तभी कारगर हो सकता है जब देश भर के जो सभी प्लेटफॉर्म है जो एपीएमसी है उनको हम ई प्लेटफॉर्म से जोड़ दें। अब आपको लग रहा होगा ये ई प्लेटफॉर्म क्या है, पहले इसका फुल नाम जानिए कि ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब ये ई नाम क्या है, इसको समझने से पहले आप ये वीडियो देखिए। आप ये वीडियो देखेंगे ना पूरा समझ जाएंगे कि ई नाम प्रणाली क्या है। बाबूजी क्या सोच रहे हो? बस यही बेटा कि तुम शहर में नौकरी ढूंढ लो। अब ना तो अच्छी बारिश होती है और ना ही फसल का सही दाम मिलता है। अरे बाबूजी देखो, ताऊ सुबह तो बैलगाड़ी लेकर गए थे और अब नया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे धनीराम बात सुन, पर आज तुम ये अचानक से ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? किशोर भैया, ये सब कुछ मैंने पाया है केंद्र सरकार की ई नाम वेबसाइट की मदद से। ई नाम? हाँ, ई नाम। भाई तुम जब मंडी जाते हो तो तुम आड़ती से हाथ मिलाते हो, है ना, और फिर वही तुम्हारी फसल की बोली लगवाता है बिना फसल की गुणवत्ता जांचे, अपने हिसाब से, अपनी दर पर और अपने ही लोगों को बिकवाता है। उन्हें मिलता है ढेर सारा पैसा और तुम्हारे हाथ में आता है ठेंगा। पर जब मैं मंडी जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उस आड़ती से जो मेरी फसल की गुणवत्ता की पहले तो जांच करवाता है और फिर उसके आधार पर मेरी फसल की कीमत तय करता है और फिर आड़ती वही कीमत ई नाम पर चढ़ाता है और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसकी बोली लगवाता है। और हाँ, वो भी सिर्फ अपनी मंडी के खरीदारों में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के खरीदार मेरी फसल की बोली लगाते हैं। तो मुझे मिलती है अपनी फसल की अधिक से अधिक कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और वो भी मेरी नजर के सामने। और तो और मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। तो अब अगर अपनी फसल की सही कीमत पानी हो तो अपनी फसल बेचो ई नाम पर। तो एक बार फिर से सुन लो ई नाम के 5 फायदे। पहला, ई नाम है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा,
किसान को बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी फसल ज्यादा जगह बिक सकती है। तीसरा, ये पूरा तरीका एकदम पारदर्शी है और किसान हर चीज को खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है। चौथा, किसान को समय पर अपने पैसे मिलने की गारंटी। और पांचवा, कीमत फसल की गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। अरे वाह, अब तो हम भी अपनी फसल इनाम के जरिए ही बेचेंगे। और हम भी। तो इनाम क्या है? इनाम यही है कि जहां देश भर के जितने भी एपीएमसी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपस में क्या होंगे? जुड़े होंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा जहां सभी देश भर की जो मंडियां हैं वो आपस में क्या होंगी? सभी एपीएमसी मंडियां क्या होंगी? आपस में जुड़ी होंगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर कृषि बाजार को साझा किया जा सके। ठीक है, जो कृषि बाजार है उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली बनाया जा सके। तो अब कृषकों के पास दो विकल्प हैं। अगर वो एपीएमसी के पास आते हैं तो अब विक्रय करने के उनके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो एपीएमसी में बेच दें या फिर ई प्लेटफॉर्म के नाम से, ई प्लेटफॉर्म के तहत अपनी बोली लगाएं, ई प्लेटफॉर्म के द्वारा अपना अनाज या उत्पाद को विक्रय कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किसान ई प्लेटफॉर्म का ज्यादा उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे उत्पाद की जो कीमत है वो क्वालिटी के आधार पे मिलती। और हम जानते हैं कि पंजाब हरियाणा जैसे राज्य यही ज्यादातर धान और गेहूं के लिए फेमस है, और यहाँ जो गेहूं की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी नहीं होती, तो इनको कीमत बहुत कम मिलती है। इनको लगता है कि नहीं, वो एपीएमसी में सही कीमत मिल रही है, जबकि इसको शुरू करने का उद्देश्य यही था, क्वालिटी के आधार पर इसलिए रखा गया था क्योंकि किसान भी अच्छा उत्पादन करने के लिए उत्साहित होगा कि मुझे मेरे उत्पादन, मेरी क्वालिटी के आधार पर पैसा मिल रहा है। ठीक है, और जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसके भी हेल्थ पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ये उद्देश्य था। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई चावल है, ठीक है, अब चावल हो या गेहूं हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर हर ब्रांड के, हर क्वालिटी की चीज को एक ही रेट लगा देंगे तो फिर क्या मतलब? अगर चावल आप बाजार में लेने जाते हैं, हर चावल का एक ही रेट है, तो फिर आप अच्छा ही चुनेंगे, है ना? तो ऐसा वो किसान ये नहीं चाहते थे। ये जो एपीएम इनाम है वो चाहता था कि आपकी जैसी क्वालिटी हो, जैसा आपने मेहनत की हो, आपने जैसी क्वालिटी का उगाया हो, आपकी क्वालिटी के अनुसार आपको पैसा मिले। तो किसानों की पसंद नहीं आया ज्यादा, तो किसान इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। तो ये था हमारा इनाम और ये था हमारा कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। आपको समझ में आया होगा। कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, एग्जाम में आ जाए तो आप उससे छूटे ना, इसलिए इसको भी कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी उम्मीद और आशा बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।